बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़, ये जो है टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ जो है, इसमें हम दो डिजीज़ जो है इसमें ज़िक्र करेंगे। एक तो है हमारी ड्यूरिनल अल्सर और दूसरी गैस्ट्रिक अल्सर डिज़ीज़। इन दोनों को आप जो है इंडोस्कोपी के बगैर जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक मिसनोमर भी है, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन की जो है बीमारी है, उसकी वजह से। इसकी मेन रीजंस क्या है? एक तो हमारे पास आपका एक बैक्टीरिया होता है, हेलिकोबैक्टर पेलोराई, उसकी वजह से जो है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो रही होती है। और ये फर्स्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन जो है एक इटियोलॉजी है, काज है उसकी। दूसरी क्या है? एनसिड्स हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये जो है दूसरी काज है आपकी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ कराने की। इसमें क्या होता है? एनसिड्स जो है, आपके स्टोमक के अंदर, ड्यूरिनम के अंदर जो है एक म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। अगर ये म्यूकस जो है प्रोड्यूस ना हो, उसमें एक वन ऑफ द मेन रीज़न जो है ये एनसिड्स हैं। वो पेशेंट जो है एनसिड ड्रग्स जो है यूज़ कर रहा होगा, उसकी वजह से जो है म्यूकस बैरियर जो प्रोटेक्टिव होता है वो स्टोमक के अंदर जो है प्रोड्यूस नहीं होना, उसने जाके उसको इनहिबिट करा देना है। तो एनसिड्स का काम क्या होता है, मैकेनिज़्म क्या होता है? ये जाके प्रोस्टाग्लैंडिन्स को क्या है इनहिबिट करा देते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं? म्यूकस को क्या कर रहे होते हैं? प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये बॉक्स है कि एनसिड जो है प्रोड्यूस मोर ब्लीडिंग देन पेन। तो ये जो है हमारे पास ब्लीडिंग के लिए जो है ज़्यादा रेफरेंस है एनसिड्स का देन पेन। पेन इतना इनमें नहीं होता, लेकिन ये ब्लीडिंग कराने की चांसेस में होते हैं। तो पेप्टिक अल्सर की दूसरी काजेज़ कौन सी हो सकती हैं जो लेस कॉमन है? एक तो बर्न्स हो सकती है, हेड ट्रॉमा हो सकता है, क्रोहन डिजीज़ हो सकती है, गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है, गैस्ट्रिनोमा हो सकता है, ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम हो सकता है। तो ये हमारे पास लेस कॉमन काजेज़ हैं पेप्टिक अल्सर्स की। नेक्स्ट टिप है कि अल्कोहल और टबैको जो है अल्सर्स नहीं कराते, बल्कि ये क्या है, आपके अल्सर्स को डिले करा रहे होते हैं, यानी कि एक बेनिफिशियल्स हैं। प्रेजेंटेशंस किस तरह होंगी और हमारे पास मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस कैसे बनेगा? पेप्टिक अल्सर जो है आपको प्रेजेंट कर रहा होगा पेशेंट के एपिगैस्ट्रिक पेन उसमें बार बार हो रहा होगा, रिकरेंट हो रहा होगा, और डिस्क्राइब जो है वो उसमें डल, ठीक है, सोर, और हमारे पास ग्नोइंग, ये चीज़ें आपको मिल रही होंगी रिकरेंट एपिसोड ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ साथ। तो मोस्ट कॉमन जो है काज अपर जीआई ब्लीडिंग की जो है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है। मेजॉरिटी ये है कि अल्सर्स में ये ब्लीड नहीं हो रही होती। टेंडरनेस और वोमिटिंग जो है ये अनयूजुअल्स हैं। तो आप इसको जो है सिम्टम्स पे सिर्फ जो है इन्हिसार नहीं कर सकते कि ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है। तो दूसरी चीज़ें भी आप देख रहे होते हैं, अगर पेशेंट आपको सिम्टम्स दे रहा है, तब आप जो है उस पेशेंट के केस को जो है मॉडिफाई ठीक से नहीं कर पा रहे, तो इसको जो है हम टेस्ट के ज़रिए से कराएंगे। अगर टेस्ट सही हुआ, ठीक है, टेस्ट से जो है आप फिर ट्रीट करेंगे उस पेशेंट को कि आया कि इस पेशेंट को किस तरह हमने ट्रीट करना है। बाय द जो है हमारे पास लाइफ चेंजेस के ज़रिए से, या हमने मेडिकल कोई ड्रग्स देनी है, या हमने सर्जरी करनी है। तो इसकी बेस पे जो है आप उसकी प्रेजेंटेशंस को देख रहे होते हैं। तो एक यहाँ पे टेबल है कि देयर इज़ नो वे टू डायग्नोज पेप्टिक अल्सर विदाउट बायोप्सी और बैरियम स्टडीज़, यानी कि पेप्टिक अल्सर को रूल आउट करने के लिए आप क्या है इंडोस्कोपी लाजमी करानी चाहिए, या आप बैरियम स्टडी भी करा रहे थे। लेकिन इंडोस्कोपी जो है ये एक वाहिद जो है एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो आपको बता रहा होता है कि ये अल्सर ड्यूरिनल अल्सर है कि या हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर है। तो इस तरह की जो है आपको दो चीज़ें जो है डिजीज़ जो है इंडोस्कोपी के ज़रिए से पता चल रही होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास ड्यूरिनल अल्सर, फिर हम गैस्ट्रिक अल्सर की तरफ जो है थोड़े से पॉइंट्स देखेंगे। तो ड्यूरिनल अल्सर जो है ये आपको खाने के साथ क्या है इम्प्रूव्ड होगी, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर जो डिज़ीज़ है ये जब आप खाना खाएंगे तब ये वर्सेंट होगी। तो गैस्ट्रिक अल्सर जो है ये वेट लॉस के साथ क्या है एसोसिएट करेगी, क्योंकि पेशेंट जो है ठीक से प्रॉपर खा नहीं रहा, तो इसलिए जो है उसका वेट लॉस ही होना है। आपको अब ये जो पॉइंट्स हैं याद होने चाहिए। आपको इस तरह से जो है क्लिनिकल केस के अंदर बता सकते हैं कि ड्यूरिनल अल्सर के अंदर जो है एक पेशेंट खाना खाता है तो वो उस खाने के साथ जो इम्प्रूव्ड होता है उसका पेन, ठीक है। जबकि गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर कैसे बताएगा पेशेंट कि भाई मैं जो है
खाना खाता हूँ तो तब मेरी तबीयत जो है अजीब सी होने लग जाती है। तो ये हमारे पास एक वन ऑफ द गैस्ट्रिक अल्सर जो है काज हो सकता है। ठीक हो गया। यू कैन नॉट डेफिनेटली डिस्टिंग्विश ड्यूरिनल अल्सर एंड गैस्ट्रिक अल्सर गैस्ट्राइटिस नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया विदाउट इंडोस्कोपी, यानी कि आप इंडोस्कोपी के बगैर इन डिजीज़ को क्या है रूल आउट नहीं कर सकते। तो इंडोस्कोपी एक लाजमी जो है एक स्टेप है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिससे आप इस किसी भी डिज़ीज़ को क्या है इनमें से जो है रूल आउट कर सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में अपर इंडोस्कोपी जो है मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है। रेडियोलॉजिकल जो टेस्टिंग है उसके अंदर जो है अपर जीआई सीरीज़ जो है उसको अल्सर्स क्या है डिटेक्ट कर सकती है, बट जो आपके एच पेलोराई हमने कहा था बैक्टीरिया या कैंसर, तो ये उनको रेडियोलॉजिक टेस्ट कभी भी आपको रूल आउट नहीं करके देंगे। तो इसमें जो है आप जो लाइक पेशेंट अगर एच पेलोराई के साथ आ रहा है या हमारे पास कैंसर के साथ आ रहा है, तब ये आपकी रेडियोलॉजिक टेस्टिंग किसी काम की नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है कि हेलिकोबैक्टर पेलोरिक टेस्टिंग। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है गैस्ट्राइटिस में, अगला टॉपिक जो है हमारा होगा, तो वहाँ पे हम देखेंगे हेलिकोबैक्टर पेलोरी टेस्टिंग, और इसकी हम ट्रिपल थेरेपी भी देखेंगे और क्वाड्रिपल थेरेपी भी ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग जो है देखेंगे। तो इन दोज हु आर टू अंडरगो इंडोस्कोपी देर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग नॉन इन्वेसिव टेस्टिंग सच एज सीरोलॉजी, यानी कि हमें इन टेस्ट की क्या ज़रूरत नहीं है जब आपने इंडोस्कोपी करा ली, यानी कि खर्चा बचाना है। सीरोलॉजी, ब्रेथ टेस्टिंग, स्टूल एंटीजन डिटेक्शन मेथड्स, इनकी कराने की ज़रूरत नहीं है। बायोप्सी उस वक्त होगी जब हमारे पास एच पेलोराई हो। तो हमारे पास अगर कैंसर का पेशेंट है या एच पेलोराई यानी कि बैक्टीरिया का एक ये पेशेंट है, तब जो है आप क्या है बायोप्सी करेंगे। एक मोस्ट कॉमन जो है मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है जिससे आपको पता चल जाएगा एच पेलोराई का। इंडोस्कोपी जो है सिर्फ डिटेक्टिंग गैस्ट्रिक कैंसर्स तो क्या रूल आउट करने के लिए होती है। कैंसर जो है आपके 4% ऑफ दोज विद गैस्ट्रिक अल्सर, बट इन नन ऑफ दोज विद द ड्यूटेनल अल्सर। मोस्ट कॉमन जो है आपके गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर कैंसर हो सकता है, बट ड्यूटेनल अल्सर के अंदर कम चांसेस होते हैं होने के। तो यहाँ तक समझ आ गया। एच पेलोराई को रूल आउट करने के लिए क्या आप कराएंगे, बायोप्सी कराएंगे। इंडोस्कोपी जो है आप गैस्ट्रिक कैंसर को रूल आउट कराने के लिए, बायोप्सी जो है कैंसर को भी रूल आउट कर सकती है, लेकिन यहाँ पे जो है उन्होंने कहा है कि इंडोस्कोपी भी एक वाहिद तरीका है जिससे आप गैस्ट्रिक अल्सर को क्या रूल आउट कर सकते हैं। अब आपने पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में ट्रीट कैसे करना है। तो पेप्टिक अल्सर जो है बेस्ट रिस्पॉन्ड करती है, 95% पेशेंट्स जो हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ जो है ट्रीट हो जाते हैं। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आपकी कौन सी हैं, एक तो ओमिप्राजोल, ठीक है, ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ठीक है, और हमारे पास तीसरी जो है एक इसमोप्राजोल। तो ये वो 3 ड्रग्स हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की जो मोस्ट कॉमनली ओटीसी पे जो है यूज़ की जाती है। तो ये आपको लाजमी आनी चाहिए प्राजोल वाली ड्रग्स। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है कि टेबल दिया गया है, नहीं हम एक लाइन ये जो है खा गए, इसमें क्या है, बट विल रिकर अनलेस एच पेलोराई इज़ इरेडिकेटेड इन दोज हु आर इन्फेक्टेड। कुछ पेशेंट जो एच पेलोराई के साथ जो है हमारे पास अकर्स हुए, लाइक आए हैं पेशेंट जो इन्फेक्टेड हुए हैं एच पेलोराई के साथ, उनको जो है फिर से होने के चांसेस हैं, क्योंकि एच पेलोराई का जो ट्रीटमेंट है वो हम मोस्टली जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ साथ आप एंटीबायोटिक्स भी रिकमेंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल है कि डोंट ट्रीट एसिम्प्टोमेटिक हेलिकोबैक्टर। एसिम्प्टोमेटिक अगर हेलिकोबैक्टर है तो उसको आप क्या ट्रीट नहीं करेंगे कभी भी। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है ड्यूडेनल अल्सर जो है ये एसोसिएट होता है एच पेलोराई के साथ मोर देन 80 to 90% ऑफ केसेस, बट गैस्ट्रिक अल्सर जो है इसमें जो है 50 से 70% जो केसेस होते हैं वो एच पेलोराई के साथ होते हैं। इट्स मीन्स के ड्यूडेनल अल्सर में एच पेलोराई बहुत कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू गैस्ट्रिक अल्सर। तो ये एक पॉइंट जो है आपने माइंड में रखना है। एच पेलोराई जो है रेडिकेटेड होता है विद प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इन कम्बिनेशन विद 2 एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे जो है हम 2 एंटीबायोटिक्स भी ऐड करेंगे विद प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ। तो बेस्ट इनिशियल थेरेपी जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कंबाइन करेंगे हम क्लोरिथ्रोमाइसिन और अमॉक्सिसिलिन, इसको जो है आप क्या है ट्रिपल थेरेपी बोलते हैं। तो मोस्टली जो है ये पूछ लेते होते हैं कि हमारे पास पेप्टिक अल्सर डिजीज़, ठीक है, में जो है आप एच पेलोराई को रेडिकेट कैसे करते हैं, तो उसकी ट्रिपल थेरेपी क्या है। तो आपने 2 एंटीबायोटिक्स ऐड करनी है प्लस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लोरिथ्रोमाइसिन और अमॉक्सिसिलिन प्लस
कोई आप ओमिप्राजोल या लेंसोप्राजोल दे देंगे तो ये हमारे पास ट्रिपल थेरेपी कहलाएगी। ठीक हो गया। इन दोज who do not respond to therapy, metronidazole and tetracycline can be used as alternative antibiotics। आपने जो है क्लिथ्रोमाइसिन अमोक्सिसिलिन दी, पेशेंट जो है वो सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया इन मेडिसिन को, तब आपने क्या है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास metronidazole और टेट्रासाइक्लाइंस, ये दो जो है ड्रग्स आप यूज़ करेंगे उनकी जगह पे। ठीक है। और बिस्मुथ को भी ऐड कर देंगे टू चेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स में ऐड इन रेजुलेशन ऑफ ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस अल्सर्स। तो वहाँ पे जो है रेजिस्टेंस अल्सर को जो है रेजुलेट करने के लिए जो है आप बिस्मुथ को भी ऐड कर देंगे। फिर आपने क्या करना है, रीटेस्ट करना है स्टूल एंटीजन या ब्रेथ टेस्ट को जो है आप ये टेस्ट दो कराएंगे इनमें से, तो आपका जो है क्योर जो है कंफर्म हो जाएगा हेलिकोबैक्टर को आया कि वो ये जो ड्रग्स हैं उस पेशेंट को बेनिफिट जो है दे रही हैं कि नहीं दे रही। नेक्स्ट टेबल है कि द ओनली यूज़ ऑफ टेट्रासाइक्लाइन इज़ हेलिकोबैक्टर ट्रीटमेंट। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है जो आप हेलिकोबैक्टर को के अंदर जो है यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है हमें जो है क्वाड्रिपल जो है थेरेपी दी गई है। आपने बायोप्सी कराई एच पेलोराई के अंदर, वो पॉजिटिव आई। ठीक है। तो यहाँ पे आपने पेनिसिलिन एलर्जी भी देखनी है। अगर पेनिसिलिन एलर्जी है तो आपने क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, क्लोरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल दे देनी है। अगर पेनिसिलिन एलर्जी नहीं है तब आपने क्या करना है, वही प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, क्लोरिथ्रोमाइसिन और अमोक्सिसिलिन ये दे देनी है ड्रग आपने। ठीक है। फिर आपने 30 से 60 दिन तक यानी कि 1 से 2 माह तक पोस्ट थेरेपी टेस्टिंग करनी है रेडिकेशन के लिए। तो आप जो है एक टेस्ट कराएंगे उसके लिए आया कि हेलिकोबैक्टर जो है पेलोराई ख़त्म हो गया है, रेडिकेट हो गया है कि नहीं हो गया, तब जो है फिर आप फर्दर जो है ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। तो वैसे मोस्टली अमूमन जो है इनसे जो है ट्रीट हो जाता है एच पेलोराई। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमें जो है केस दिया गया है कि a 56-year-old woman comes to clinic because her symptoms of epigastric pain from endoscopically confirmed duodenal ulcer have not responded to several weeks of proton pump inhibitors, clarithromycin, amoxicillin। तो यहाँ पे जो है उन्होंने कोई ट्रिपल जो है थेरेपी बता दी है। तो इसमें आपने नेक्स्ट जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट बताना है इस पेशेंट के अंदर। तो यहाँ पे जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ऑप्शन ई को टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है हम उस पेशेंट को ये ड्रग्स दे चुके हैं। आप पोस्ट जो है थेरेपी टेस्टिंग करेंगे। तो इफ़ देयर इज़ नो रिस्पॉन्स टू ड्यूरिनल अल्सर थेरेपी विद प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, क्लिथ्रोमाइसिन और अमोक्सिसिलिन, तो पहले जो है आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट देखनी है उस ऑर्गेनिजम्स की। परसिस्टेंट एच पेलोराई इन्फेक्शन है कैन बी डिटेक्टेड विद सेवरल मेथड्स सच एज यूरिया ब्रेथ टेस्टिंग। ये वन ऑफ द मोस्ट जो है अच्छा टेस्ट है जो है आप यूज़ कर रहे होते हैं, यूरिया ब्रेथ टेस्ट। तो काफ़ी बार जो है पूछ भी लेते होते हैं, तो ये जो है आपने सेलेक्ट करना है यूरिया ब्लड टेस्ट को। ठीक हो गया। स्टूल एंटीजन डिटेक्शन या रिपीट इंडोस्कोपी फॉर बायोप्सी। इट वुड बी वेरी हार्ड टू चूज़ between these and that is why they are not all given as choice in this question। तो आपने कैप्सूल इंडोस्कोपी जो है नहीं करानी कभी भी एच पेलोराई पेशेंट के अंदर। वैगोटोमी और सर्जरी जो है मोर फ्रिक्वेंटली पास्ट before we knew that H. pylori was the cause of the most ulcers and we did not routinely eradicate it। H2 blockers or sucralfate adding nothing to a proton pump inhibitor have less efficacy, not more। तो यहाँ पे जो है आप देखें, या तो आप यूरिया ब्रेथ टेस्टिंग, स्टूल एंटीजन दिया होता है, ठीक है, या थर्ड हमारे पास क्या था, स्टूल एंटीजन सॉरी, थर्ड जो है रिपीट जो है इंडोस्कोपी होती, तब जो है आप इनको जो है सिलेक्ट कर सकते थे। ठीक है। इनमें से कोई भी ऑप्शन होता है, इनमें से जी तक ऑप्शंस हैं, इनमें से या स्टूल एंटीजन, रिपीट इंडोस्कोपी या यूरिया ब्रेथ टेस्टिंग, तब जो है इनमें से आप एक सिलेक्ट कर लेना। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास रिफ्रैक्टरी अल्सर्स का ट्रीटमेंट। अगर हमारे पास इनिशियल थेरेपी रिजॉल्व नहीं कर रही है हमारे पास ड्यूडिनल अल्सर्स को, तब आपने डिटेक्ट करना है परसिस्टेंट एच पेलोराई और स्विच करना है एंटीबायोटिक्स को मेट्रोनिडाजोल और टेट्रासाइक्लाइन, जो है एक जो है एप्रोप्रिएट जो है ट्रीटमेंट है। ठीक हो गया। फॉर दोज विद गैस्ट्रिक अल्सर, उसमें क्या है, आपने रिपीट इंडोस्कोपी करानी है कैंसर को एक्सक्लूड करने के लिए। तो यहाँ पे जो है
एक जो टेबल दिया गया है कि टेस्ट फॉर क्योर ऑफ एच पेलोराई आफ्टर ट्रीटमेंट विद स्टूल एंटीजन और ब्रेथ टेस्ट। ठीक है, तो एच पेलोराई को क्योर कराने के लिए जो है आप टेस्ट करते होते हैं मोस्टली, एक तो स्टूल एंटीजन होता है और ब्रेथ टेस्ट होता है, या आप रिपीट इंडोस्कोपी भी करा सकते हैं। ट्रीटमेंट फेलियर मोस्ट ऑफन स्टेम्स फ्रॉम नॉन एडहेरेंस टू मेडिकेशंस, अल्कोहलिक, टोबैको एंड सेंट्स। तो ये जो है ट्रीटमेंट फेलियर्स हैं, स्टेम्स हैं जो आपको अल्सर से जो है ट्रीट नहीं करा रही होती, तो आपने ये चीज़ें जो है अवॉइड करानी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक अल्सर्स। अल्टीमेटली मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है कि पेशेंट्स को पहले एक्सक्लूड करना है गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, तो इसमें आपने पेन की काज देखनी है, क्योंकि ये एक वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है कैंसर की, कि उसमें आपने जो है देखना है इस चीज़ को। ठीक है, ओनली वे टू एक्सक्लूड कैंसर इज़ विद द बायोप्सी। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ खास नहीं है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कैंसर को रूल आउट करने के लिए बायोप्सी करते होते हैं। तो एच पेलोराई विद नॉन इन्वेसिव मेथड्स एंड ट्रीट इट, बट यू कैन नॉट एक्सक्लूड गैस्ट्रिक कैंसर नॉन इन्वेसिवली। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ याद करने वाली नहीं है। स्ट्रेस अल्सर प्रोफ्लैक्सिस ओनली विद, तो यहाँ पे जो है ये इंपॉर्टेंट जो है टेबल है, इसको आपने याद रखना है। हेड ट्रॉमा, बर्न्स, इंट्यूबेटेड पेशेंट, सेप्सिस विद कोएगुलोपैथी, ये जो है आपने याद करना है। डिफरेंट अबाउट गैस्ट्रिक अल्सर वर्सेस ड्यूरिनल अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर पेन जो है मोर ऑफन जो है वर्सेंड होगा फूड से। गैस्ट्रिक अल्सर को रूटीनली बायोप्सी जो है चाहिए होती है। गैस्ट्रिक अल्सर जो है एसोसिएट होता है 4% कैंसर से। रूटीनली रिपीटिंग द इंडोस्कोपी टू कन्फर्म हीलिंग इज स्टैंडर्ड विद अ गैस्ट्रिक अल्सर। तो ये मेन स्टेप्स हैं, ये आपको क्या है लाजमी आने चाहिए। ठीक हो गया, तो ये इतना मुश्किल नहीं था। आपने क्या चीज़ें याद रखनी है, एक ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ड्यूरिनल अल्सर जो है फूड के साथ क्या इम्प्रूव्ड होता है, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर जो है फूड के साथ वर्सन होता है। तो उसके अंदर जो है आप इंडोस्कोपी करते होते हैं, इसमें क्या है आप बायोप्सी कर रहे होते हैं। ठीक है, बायोप्सी इसलिए करते हैं क्योंकि हमने कैंसर को रोल आउट करना होता है, और 4% जो है आपके पास गैस्ट्रिक अल्सर में कैंसर होने के चांसेस होते हैं, तो तभी जो है आप इसमें बायोप्सी कर रहे होते हैं। रिपीटिंग इंडोस्कोपी भी कर रहे होंगे। और क्या चीज़ आपने याद रखनी है, ट्रीटमेंट आपने याद रखना है टू रूल आउट एच पेलोराई। उसमें ट्रिपल थेरेपी जो है आप यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। ट्रिपल थेरेपी क्या थी, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, 2 एंटीबायोटिक आपने ऐड करनी थी, क्लोरिथोमाइसिन और एमोक्सिसिलिन। अगर इन 2 एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं हुआ तब आपने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देना है, प्लस आपने जो है मेट्रोनिडाजोल और जो है टेट्रासाइक्लाइन देनी है। ठीक हो गया। फिर आपने बिस्मुथ भी ऐड करना है। तो समटाइम्स जो है क्वाड्रपल थेरेपी भी पूछ लेते होते हैं, उसमें जो है आप आई थिंक कि बिस्मुथ ही 4th जो है ड्रग है क्वाड्रपल थेरेपी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया। नॉन अल्सर जिसे आप फंक्शनल डिस्पेप्सिया भी बोलते हैं, ये एपिगैस्ट्रिक पेन है, इसकी कोई एटियोलॉजी जो है क्लियर नहीं है। ये डिसऑर्डर्स है ओनली बी डायग्नोज आफ्टर इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी के बाद ही इसको जो है आप डायग्नोज कर सकते हैं। जो नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया का जो पेन होता है वो आइडेंटिकल होता है कुछ डिजीज़ के साथ, एक तो गैस्ट्राइटिस के साथ, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के साथ, गैस्ट्रिक कैंसर के साथ, रिफ्लक्स डिजीज़ के साथ, क्योंकि आपको एपिगैस्ट्रिक पेन जो है इन जो है डिजीज़ के साथ मिल रहा, तो ये एक मुश्किल स्टेप है कि इसको हम डायग्नोस्ट ईजीली कर सकें। लेकिन आपने इंडोस्कोपी करनी है, इंडोस्कोपी के बाद ही आपको पता चलना है कि हाँ भाई ये एक नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया का क्या है केस है। इसमें पेशेंट जो है अंडर 45 ईयर्स ओल्ड जो हैं वही होंगे नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया में। एम्पेरिकली आपने इसको ट्रीट करना है। ठीक है, एंटी सिक्रेटरी थेरेपी देनी है, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देने। स्कोप ओनली ऑफ सिम्टम्स टू नॉट रिजॉल्व। इंडोस्कोपी तभी आप करेंगे जब सिम्टम्स जो है रिजॉल्व ना हो रहे हो। इंडोस्कोपी का एक रूल है कि आप 40 जो है 5 या किसी जो है बुक के अंदर 45 लिखा है, 55, 50 इस तरह के लिखा है कि तभी जो है आप कैंसर को एक्सक्लूड करने के लिए इंडोस्कोपी कर रहे होते हैं। 40 यूजली जो है 45 ईयर्स से कम वाले पेशेंट्स की आप इंडोस्कोपी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। टेबल दिया गया है स्कोप पेशेंट विद डिस्पेप्सिया, एक पेशेंट जो है 55 साल से ऊपर की एज का। अलार्म सिम्टम्स जो है प्रेजेंट हो डिस्पेजिया और वेट लॉस, एनीमिया, तब अगर पेशेंट इस डिस्पेप्सिया के साथ आया तब आपने क्या है इंडोस्कोपी जो है करनी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर
नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया की जो काज है वो अननोन है। मोस्ट कॉमन काज क्या एपीगैस्ट्रिक पेन है। बेस्ट इनिशियल थेरेपी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया जो है एपीगैस्ट्रिक पेन है विद नॉर्मल एंडोस्कोपी। जब आप एंडोस्कोपी कराएंगे तब आपको जो है हर चीज़ नॉर्मल मिलेगी, ठीक है। तो आपने रूल आउट करना है नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया को। नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया जो है एसोसिएट जो है नहीं करता आपके एच पेलोराई के साथ, क्योंकि अगर सिम्टम्स इनके रिजॉल्व ना हो, इनिशियल थेरेपी या एच पेलोराई प्रेजेंट हो, तो आपको एच पेलोराई को जो है ट्रीट करने के लिए जो है आपको वही ड्रग्स चाहिए होती हैं जो हम एरेडिकेट के लिए कर रहे थे यूज़। देयर इज़ अ नो डेफिनेट बेनिफिट टू ट्रीटिंग नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया विद एंटीबायोटिक्स टू eradicate Helicobacter. Only about 10% of patient will experience improvement in symptoms after H. pylori is treated. अच्छा जी, नेक्स्ट टेबल दिया गया है नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया क्या। इनिशियल थेरेपी जो है, अगर पेशेंट की एज 45 साल से कम है तब आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे सकते हैं। 45 से 55 लाइक एज फ़र्क नहीं करती प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के रिगार्डिंग। कोई भी पेशेंट है तब आप जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे सकते हैं। बात आती है अपर एंडोस्कोपी की। अगर एज 45 साल से कम है तब आपने नहीं करानी है। एज अगर 45 से 55 साल है तब जो है ये अनक्लियर है, आप करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते। अगर 55 साल से ज़्यादा एज है तब आप अपर एंडोस्कोपी करा सकते हैं। सिम्टम्स जो है परसिस्ट करें या एच पेलोराई प्रेजेंट हो, आपने क्या है पहले ट्रीट करना है एच पेलोराई को। फिर जो है आप साफ ज़ाहिर है एच पेलोराई को जब आप ट्रीट कर रहे होते हैं उसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी होते हैं जो आपके एपिगैस्ट्रिक पेन को भी क्या है रिलीफ दे रहे होते हैं। तो यही चीज़ है कि एच पेलोराई ही उसमें ही सारा ट्रीट आ जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है गैस्ट्रिनोमा, जिसे आप ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये लेस देन 1% प्रेजेंट होता है अल्सर डिजीज़ के साथ जिन्हें गैस्ट्रिनोमा होता है। गैस्ट्रिनोमा मींस लाइक कैंसर है। गैस्ट्रिनोमा एक जो है प्रेजेंटेशन इसकी डायरिया है, क्योंकि डायरिया जो है ये एक एसिड इनएक्टिवेट लाइपेज की वजह से हो रहा होता है। डायग्नोस कैसे करते होते हैं, आपने पेशेंट देखना है अल्सर्स के साथ। अगर अल्सर जो है 1 से 2 सेंटीमीटर लार्ज हो, रिकरेंट अटैक हो रहा हो हेलिकोबैक्टर इरेडिकेशन का के बाद आपने ट्रीट किया, रिकरेंट हो गया फिर से एच पेलोराई, फिर ड्यूडिनम के डिस्टल पार्ट पे हो, मल्टीपल हो, तब ये जो है आपका केस बन जाता है किस चीज़ का, गैस्ट्रिनोमा, जिसे आप ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम भी बोल रहे होते हैं। टेस्ट कैसे करना है इसको, एक मरतबा आपने जो है एंडोस्कोपी कंफर्म कर देगी अल्सर्स के बारे में, तो ये हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होंगे वो हाई गैस्ट्रिन लेवल्स है होगा, जिसमें आप एंटी सिक्रेटरी थेरेपी यही आपकी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या H2 ब्लॉकर्स ड्रग्स होती हैं। तो इसमें आपको क्या है हाई गैस्ट्रिक एसिडिटी मिल रही होगी। हाई गैस्ट्रिक लेवल डिस्पाइट अ हाई गैस्ट्रिक एसिड आउटपुट, परसिस्टेंट हाई गैस्ट्रिक लेवल डिस्पाइट इंजेक्टिंग सिक्रेटिन। तो इसमें ज़्यादातर जो है आपसे यही डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछ रहे होते हैं हाई गैस्ट्रिक लेवल्स ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम के अंदर। हाइपरकैल्सीमिया जो है क्लू है मल्टीपल इंडोक्राइनियोप्लाजिया के लिए और फ्रॉम हाइपरपैराथायराइडिज्म। तो नेक्स्ट है कि एनी वन ऑफ दीज 3 कैन बी यूज टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ गैस्ट्रिनोमा। द सिंगल मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट ऑलवेज अ फंक्शनल टेस्ट सच एज लुकिंग एट द रिस्पॉन्स टू सिक्रेटिन। इनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वैसे ज़ुलिंगर एलिसन के अंदर यही एक पूछ रहे होते हैं आपसे, या आपको पेल स्टेल बता रहे होंगे, ठीक है, और हालिटोसिस बैड ब्रेथ जो है आपको बता रहे होंगे। इस तरह की जो है आपको निशानियां दे रहे होंगे ज़ुलिंगर एलिसन को रूल आउट करने के लिए, ठीक है। इमेजिंग डायग्नोस करना है गैस्ट्रिनोमा को, मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू जो है मेटास्टैटिक डिजीज़ है, ठीक है, ये फैलने वाली डिजीज़ है। CT और MRI ऑफ एब्डोमेन करेंगे, लेकिन इसकी जो है पुअर सेंसिटिविटी है, बट आर डन फर्स्ट, लेकिन आपने इसको करना ज़रूरी है। नेगेटिव CT MRI जो है मेटास्टेसिस को क्या करती, एक्सक्लूड नहीं कर सकती। गैस्ट्रिनोमा जो है ये एसोसिएट होता है मैसिव इंक्रीज इन नंबर ऑफ सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर्स इन द एब्डोमेन। ठीक हो गया। नेक्स्ट सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर्स सेंटीग्राफी न्यूक्लियर ऑक्ट्रोटाइड स्कैन है, जो कि कंबाइन करते होते हैं आप इंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के साथ टू रूल आउट
मेटास्टैटिक डिजीज़। तो ये मेटास्टैटिक डिजीज़ का एक जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो आपने याद रखना है। यहाँ पे सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर सेंटिग्राफी प्लस इंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ये जो दोनों हैं आप यूज़ करके मेटास्टैटिक डिजीज़ को क्या एक्सक्लूड कर रहे होते हैं। डू दीज इफ़ सीटी एंड एमआरआई आर नॉर्मल, क्योंकि आप पहले सीटी और एमआरआई करेंगे लेकिन इनकी सेंसिटिविटी पुअर है, ठीक है, पहले यही होना है। अगर ये आपको नॉर्मल मिले तब आपने ये दो चीज़ें करनी है, ठीक हो गया। ट्रीट कैसे करना है, लोकल डिजीज़ है तो आपने उसको सर्जिकली जो है रिमूव कर देना है। साफ ज़हर है, अगर मेटास्टैटिक डिजीज़ है वो फैल रही तो आप हर चीज़ तो अब रिमूव नहीं कर सकते ना, तो इसमें अनरिसेक्टेबल और ट्रीट करेंगे आप लाइफ लॉन्ग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को टू ब्लॉक एसिड प्रोडक्शन। तो इस तरह जो है ये ट्रीट हो जानी है। आई थिंक यहाँ तक जो है काफ़ी है, वीडियो जो है लंबी हो रही है, बाकी जो है पार्ट में इंशाल्लाह बना दूँगा। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का इसी तरह जो है कैप्लान की यूएसएमएल के रिगार्डिंग सारी जो है सीरीज़ हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हर चैप्टर करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। और उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ जो है समझ आई होगी। तो आप भी जो है मेरे साथ जो है ताउन करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें मेरे चैनल को, ठीक है। और आप इंशाल्लाह आप कोई भी टेस्ट दे रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा। तो स्टडी जो है इतनी जो है डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हम खुद बना लेते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं कि भाई जो है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। अभी भी जो है कुछ स्टूडेंट्स के जो है मुझे मैसेज आते हैं कि हमारा 4th ईयर है, 3rd ईयर है, तो अभी वेकेशंस हैं तो हम कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। तो भाई आप जो है स्टार्ट जो है पहले बेसिक सब्जेक्ट से करें। अगर पहले से स्टडी किया हुआ है तो उसमें आप ना उनका ओवरव्यू लें, शॉर्ट लें, एमसीक्यूज़ फॉर्म में देखें, रैपिड रिव्यू के ज़रिए से। फिर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखें, वो देख के फिर आप यूएसएमएल स्टेप 1 को उठाएं, उसकी कोई अच्छी वाली सब्सक्रिप्शन लें किसी भी टीचर की, ठीक है। लाइक डॉक्टर सादिक ये एक अच्छे हैं, डॉक्टर मुदस्सिर रफ़ाकत ये भी अच्छे जो है टीचर हैं। तो आप इनकी जो है गाइडेंस लें। फिर आपने जो है यूएसएमएल स्टेप 2 के लिए जो आपने बुक उठानी है, आपने स्टेप 1 को ठीक से कर लिया है तो मोस्टली 50% जो है आपकी यूएसएमएल स्टेप 2 हो गई, तो वो भी आप कर लें। कोई भी टेस्ट अगर दे रहे हैं, एनआरई का, प्लैब का, नीट का, ठीक है, यूएसएमएल तो वैसे ही होगी। तो ये दोनों बुक्स यूएसएमएल स्टेप 1 और यूएसएमएल स्टेप 2 आया कि आप उनमें से ही करें या कैप्लान की उठा लें, ये दोनों बेस्ट हैं। तो इनमें से आप जो कर लें इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा। तब तक अल्लाह।